नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। बयानों की शोर में खबरों को खो न जाए कहीं खबरें, देश दुनिया की हर बड़ी खबर का वो पहलू आपके सामने आए जिसका आपसे है सरोकार। यही है इस शो का मकसद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो प्रधानमंत्री मोदी की संभावित चीन यात्रा से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया, जिसने भारत के रणनीतिकारों को फिर से चौकन्ना कर दिया और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार को अपनी चीन नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और वो खबर यह है कि ट्रंप के टैरिफ वाले खेल के बीच जो चीन भारत के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहा है, उसके साथ भारत के रिश्ते की नई राह कैसी होगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो चीन की मुंह पर मीठी मीठी बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही चीन इस नई दोस्ती की राह में कांटे बिछाता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास चीन के एक बड़े मिशन की जानकारी निकलकर सामने आई है और जिसके बाद चीन की मंशा को लेकर फिर से सवाल उठने लगे। वैसे तो चीन अक्सर भारत के मामले में टेढ़ी चाल ही चलता रहता है और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने जो कांड किया था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कैसे चीन ने पाकिस्तान को भारत की तैयारियों का पल पल का हाल बताया और जिससे पाकिस्तान के लिए भारत पर हमला करना आसान हो गया। ये चीन की ये सारी करतूतें पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वाले अभियान के बीच चीन ने लगातार ये जताने और बताने की कोशिश की है कि वो भारत के साथ है इस मुद्दे पर। लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है उससे एक बार फिर से साबित हो गया है कि अमेरिका से टैरिफ वाले टकराव के बीच भी हम चीन पर कभी आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं कर सकते। खबर चीन के भीतर से आई है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भारत से इस खबर को लेकर भारत में बहुत हलचल मची हुई और इसका हमसे सीधा सीधा कनेक्शन। चीन ने इस साल के आखिर तक अपने सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे अहम रेल प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी शुरू कर ली है और ये रेल लाइन चीन के शिनजियांग प्रांत में आने वाले होतांग को तिब्बत के लहासा से जोड़ने वाली। और इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा भारत से लगे हुए बॉर्डर यानी कि LAC के पास से गुजरने वाला है। ये वही LAC का हिस्सा है जिसको लेकर भारत और चीन को के बीच में दबाव के बीच में विवाद अक्सर रहता है। और इसी LAC से जुड़े हुए गलवान में साल 2000 में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प की खबर भी आई थी और कितनी खूनी झड़प थी और कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा भारत को, ये इससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि रेल लाइन अक्साई चीन के इलाके से भी गुजरने वाली और एक तरीके से देखा जाए तो अक्साई चीन जो है वो भारत का ही इलाका है जो कि चीन के कब्जे में है और ये भी LAC के बहुत पास है। तो इस रेल लाइन को पूरा करने के लिए चीन बहुत पैसा खर्च कर रहा है। बताया जा रहा है कि 13.2 अरब अमेरिकी डॉलर का एक्सपेंस आएगा इस रेल लाइन को बनाने में और चीन का टारगेट यह है कि करीब 2000 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को 2035 तक पूरा कर लिया जाए। और एक बार ये रेल लाइन बनकर तैयार हो गई तो तिब्बत के पूरे पठारी क्षेत्र में जो चीन का रेल नेटवर्क है उसका जाल और मजबूत हो जाएगा। वैसे तो तिब्बत में पहले से ही हवाई, सड़क और उसके साथ साथ रेल का भी नेटवर्क है जो कि लहासा से अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर तक हाई स्पीड ट्रेन भी दौड़ती है वहां। लेकिन इस नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से तिब्बत पर चीन का जो कंट्रोल है और एक तरीके से देखा जाए तो वो बहुत पुख्ता हो जाए। तिब्बत पर जो टोटल कंट्रोल का चीन का लक्ष्य है वो एक तरीके से इससे पूरा हो जाएगा। चीन की इस चाल से यह स्पष्ट है कि भारत से लगे जो बॉर्डर के इलाके हैं, चीन वहां पर अपनी सैन्य तैनाती और मजबूत करना चाहता है। उन इलाकों में आर्थिक विकास की रफ्तार को और तेज करना चाहता है और चीन की यही कोशिश भारत के लिए एक तरह से रणनीतिक चुनौती। यह खबर इसलिए भी ज्यादा परेशान करने वाली है क्योंकि चीन सिर्फ तिब्बत तक ही नहीं रुकने वाला। इस रेल लाइन को लेकर चीन का
एक बड़ा प्लान है, एक मेगा प्लान है। चीन ने इसी रेल प्रोजेक्ट को आने वाले समय में नेपाल और भूटान बॉर्डर तक ले जाने की तैयारी कर रखी है। तिब्बत में ग्यूरोंग वो पॉइंट है जो नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास है, ग्यूरोंग, और वहां तक इसी रेल लाइन को एक्सटेंड करने का पूरा खाका चीन ने पहले तैयार कर रखा है। फिर याडोंग काउंटी जो कि चुंबी वैली में है, वो भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन के पास है। यहां तक भी इस रेल लाइन को एक्सटेंड करके, उसका विस्तार करके यहां तक पहुंचाने की भी चीनियों की पूरी प्लानिंग है। और बताया यह जा रहा है कि यह पूरा प्रोजेक्ट जब होगा तो इसकी जो लंबाई होगी वो 5000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। और एक बार ये पूरा हो गया तो आप समझिए कि चीन की रेलगाड़ियां भारत की सीमाओं के एकदम पास तक पहुंचने लगी। यानी रेल लाइन बन गई तो तिब्बत से लेकर नेपाल और भूटान, हर जगह चीन एक तो सेना की तैनाती बहुत आराम से कर पाएगा, बहुत तेजी से कर पाएगा। उसके साजो सामान, हथियार, टैंक सब आसानी से वहां पहुंच पाएंगे, जल्दी पहुंच पाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल और भूटान, वहां पर भी उसका प्रभुत्व, उसका दबदबा बढ़ जाएगा। ऐसे में भारत के अगर नजरिए से देखें तो चीन का ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक रेड अलार्म की तरह है। वैसे इस रूट में चीन के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे कि गोलमुंड लहासा जो रूट है उसमें 550 किलोमीटर का हिस्सा है, वो बहुत ठंडा है। और एक तरीके से देखा जाए तो इस रूट पर बहुत सारे ग्लेशियर भी पड़ते हैं, तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इसी रूट पर बहुत सारी ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं जो कि 4500 मीटर से ज्यादा ऊंची। लेकिन चीन बीते कुछ सालों में उसने जिस तरह की तकनीकी दक्षता हासिल की है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसके लिए इस रेल लाइन को पूरा कर पाना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं हो। क्योंकि किंगहाई तिब्बत रेलवे लाइन, ये आप याद कीजिए, वो भी बहुत चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन चीन ने अगर ठान लिया तो उसे पूरा कर दिया। और अब इस रेल लाइन की बारी है, और इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जो चीन का जो ये रेल प्रोजेक्ट है वो अपने रफ्तार से बढ़ रहा है और वो सही समय पर पूरा हो जाए। चाइनीज रेलवे प्रोजेक्ट वाली जो खबर है, ये भारत के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि इससे पहले हाल ही में चीन में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध ये जो बनाने की शुरुआत है वो भी हो चुकी है, और ये अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास में। चीन इस बांध को बनाने में बहुत मोटा पैसा खर्च कर रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें जो रेल प्रोजेक्ट है उसमें तो $13 बिलियन ही खर्च हो रहा है, लेकिन जो ये बांध है इस पे $170 अरब का खर्च आने वाला है, और कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। और अब इस रेल प्रोजेक्ट की जब खबर सामने आ गई है, यानी चीन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर दिख रहा कि भारत के चारों तरफ चीन अपनी स्थिति को और मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तो उसका पुराना पिछलग्गू है ही, और अगर रेल लाइन से उसने नेपाल और भूटान को भी जोड़ लिया तो भारत के सामने चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। क्योंकि चीन की विस्तारवाद की नीति कोई रहस्य नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, देखती रही है कि कैसे चीन एक एक इंच आगे बढ़कर दूसरे देशों की जमीनें हड़पता रहा है। वहां दबदबा बनाने के लिए, अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए किस किस तरह की चाल चलता रहा है। और भारत के पड़ोस में देखा जाए तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरह के जो देश हैं वो पहले ही से उसके बहुत प्रभाव में है। पाकिस्तान तो खैर उसका कॉलोनी ही है, लेकिन ये सारे देश भी उसके प्रभाव में है। ऐसे में अगर भूटान और नेपाल में भी उसका दबदबा बढ़ा तो ये भारत के लिए नई चुनौती होगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भारत चीन की इस चुनौती से कैसे निपटे, और इसका मुकाबला करने के लिए भारत ने क्या क्या तैयारियां की है, जरा एक नजर उस पर भी डालें। तो साल 2014 में
सत्ता संभालने के बाद से पीएम मोदी के लिए भारत चीन सीमा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक तरीके से बहुत हाई प्रायोरिटी में रहा है, प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहा है। जो लद्दाख का इलाका है, जिसके गलवान और डेमचौक में चीन से विवाद हुआ, वहां मोदी सरकार लेह तक ट्रेन दौड़ाने की तैयारी में है और इसके लिए बिलासपुर मंडी लेह रेल लाइन पर काम चल रहा है। 465 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का फर्स्ट फेज, जो कि बिलासपुर और मंडी के बीच है, वो 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार 1,31,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आप सोचिए, मतलब 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा। और ये जब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन होगी, लगभग 5,360 मीटर ऊंची, और इसमें 54 टनल्स होंगे और 93 ब्रिज होंगे। यानी हर लिहाज से अगर देखें तो ये प्रोजेक्ट जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा लैंडमार्क होने वाला है, क्रांतिकारी होने वाला है। क्योंकि सर्दियों में जब सड़कें बंद हो जाती हैं, तब भी टैंकों और सैनिकों की तेजी से तैनाती के लिए इस तरह के रेल लाइन की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान में, और खासकर चाइना बॉर्डर पे। अब उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट का हाल देखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी चीन की सीमा जो है बहुत बड़ी सीमा है, और जिस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है वो है अरुणाचल। तो चीन से लगे अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी पहले ही रेल पहुंचा चुके हैं। अब यहां पर 3 और लाइनों पर काम चल रहा है। भालुकपोंग तवांग रेल लाइन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जिसकी लंबाई 378 किलोमीटर होगी, और एक तरफ जो है तवांग तक रेल लाइन पहुंच जाना, आप यूं समझिए कि एलएसी के पास रेल लाइन का पहुंच जाना, क्योंकि तवांग के पास से ही एलएसी गुजरता है। और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका भी बहुत भारी भरकम खर्चा है। 15,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से रेल लाइन तैयार की जा रही है। और जब ये रेल लाइन बनकर तैयार होगी तो तवांग तक भारी हथियारों की तेज डिलीवरी, सैनिकों की तैनाती, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो स्थानीय विकास होगा, इस पूरे इलाके का जो डेवलपमेंट होगा, वो तो होगा ही। तो चाइनीज मीडिया जो तवांग रेल लाइन है, इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत हल्ला मचा रहा है, और वहां की मीडिया इसे प्रोवोकेटिव कह रही है, यानी कि एक ऐसा कदम बता रही है जिसके जरिए भारत चीन को भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसको उकसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अरुणाचल के इस इलाके को चीन अपना हिस्सा बताता रहा है। इसके अलावा अरुणाचल में बहुत सारी और रेल लाइनों पे काम चल रहा है, जिसमें कि पासीघाट, तेजू, परशुराम कुंड रेल लाइन है, नॉर्थ लखीमपुर, बामे, आलो, सीला पाथर रेल लाइन है, उसके बाद तिनसुकिया पासीघाट रेल लाइन है, लेखापानी, देवान, दमदुमा, बाकरो, ऐसे बहुत सारी रेल प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर कि अरुणाचल प्रदेश में काम चल रहा है। और जब सारे बन जाएंगे तो समझिए कि एलएसी तक पहुंचने के लिए भारत के पास शानदार सड़कों के साथ साथ एक शानदार एक रेल लाइन का भी जाल होगा। एक ऐसा नेटवर्क होगा जिसके जरिए अरुणाचल के इस इलाके में कहीं भी फौज की तैनाती न सिर्फ तेजी से की जा सकेगी, बल्कि बहुत सहूलियत से भी की जा सकेगी। तो ये प्रोजेक्ट्स अरुणाचल की 1500 किलोमीटर लंबी जो एलएसी है, वहां पर भारत की जो पहुंच है और भारत की जो तैनाती है, उसकी जो मौजूदगी है, उसको और मजबूत करेगी। इसके साथ ही सिक्किम में देखिए सिवोक रांगपुर रेल लाइन, इस पर भी काम चल रहा है। यह सिक्किम की पहली रेल लाइन होने वाली है। आगे इसी लाइन को नाथुला बॉर्डर तक ले जाने की प्लानिंग है, जो कि चाइना से लगा हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम तेजी से चल रहा है। और अगर ये रेल लाइन भी अगर पूरा हो जाता है तो समझिए उत्तराखंड में जो सरहदी इलाके हैं, चीन से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर भारत की जो रक्षा जरूरतें हैं या भारत की जो रक्षा तैयारी है, तैनाती है, वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए मोदी सरकार एलएसी के पास रेल के साथ साथ रोड के मामले में भी बहुत तेज रफ्तार से काम कर रही है। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 4 गुना किया गया है।
2014 में करीब 3,500 करोड़ हुआ करता था, जो कि अब 14,500 करोड़ यानी कि 14,500 करोड़ हो गया। इसी तरीके से 1999 में यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, लेकिन उस पर तेज गति से काम तब शुरू हुआ जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए और 2014 से 2023 के बीच 3,600 किलोमीटर सड़कें बनी और अब 6,800 किलोमीटर पर और काम चल रहा है। यानी कि देखा जाए तो करीब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क बनाई जा रही है सरहदी इलाकों। इसी तरीके से 2019 में करीब 3,000 करोड़ की लागत से 255 किलोमीटर लंबी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई गई, जो श्योक नदी और एलएसी के साथ साथ चलती है सड़क को इस तरीके से बनाया गया है कि इस पर टैंक और मिसाइल से जो लैस ट्रक होते हैं उसको भी वो भी आसानी से मूव कर सकते हैं। और इसके बनने से भारत की स्थिति इस इलाके में बहुत मजबूत हुई है, क्योंकि जिन जगहों पर चीन की घुसपैठ की आशंका रहती है उन जगहों पर अब तेजी से सैनिकों की तैनाती, पेट्रोलिंग सब संभव है। इसके अलावा निम्मू पदुम दारचा रोड, जो कि लद्दाख की पहली ऑल वेदर रोड बताई जा रही है, वो भी बनकर तैयार है। और एलएसी तक 365 दिन कनेक्टिविटी का एक तरीके से जो लक्ष्य था, जो सपना था, उसको पूरा किया गया इसके जरिए। अटल टनल बनने से भी हर मौसम में लेह पहुंचना आसान हुआ है। और टनल ये जो बनाया गया है, ये अटल टनल, ये सैन्य लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी बहुत बहुत अहम है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में सेला जो टनल बनाया जा रहा है, वो भी एक तरीके से उसके बन जाने से तवांग तक आसानी से पहुंचना है वो संभव हो गया। और अरुणाचल में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 1800 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे भी बनाया जा रहा है। इसके बनने से भूटान से म्यांमार तक बॉर्डर पर पहुंच जो है वो भारतीय फौज के लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो चीन वाली जो चुनौती है वो हमेशा से भारत के सामने रही, और खास करके सरहदी इलाकों में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इसको बिछाने का काम एक लंबे समय तक इसको नेग्लेक्ट किया गया, इसको दरकिनार किया गया, इसको नजरअंदाज किया गया। और उसके पीछे चीन से एक तरह का डर, एक तरह का खौफ था जो इस देश की सरकारों ने पाल रखा था। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम सरहदी इलाकों में, बॉर्डर एरिया में अगर बड़े पैमाने पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा देंगे या अच्छी सड़कें बना देंगे तो युद्ध की स्थिति में चीन के लिए हमारे देश के भीतर घुसना और आसान हो जाएगा। ये इस तरह की मानसिकता के साथ इस देश की सरकारें काम करती रही। लेकिन आज जो मोदी सरकार ने जिस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की है, जिस तरह की रणनीति बनाई है, उसमें डर की कोई जगह नहीं, और उसमें चीन के साथ हम आंख से आंख मिलाकर खड़े हैं। और हम इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब हम आंख से आंख मिलाकर खड़े हैं तो हम कंधा से कंधा मिलाकर भी चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चीन की शर्तों पे नहीं, हम अपनी शर्तों पे चलना चाहते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि चीन के सामने हम मजबूत तरीके से खड़े रहें, ताकतवर तरीके से खड़े रहें, डर कर नहीं। और इसी पॉलिसी के तहत आज चीन से लगी हुई जो पूरी जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है वो पिछले 70 सालों में कभी नहीं। और यहां एक और बात महत्वपूर्ण है, आज जिस तरीके से ट्रंप पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाए हुए हैं, तो दुनिया के अलग अलग देश जिस तेजी से अपने समीकरण बना रहे हैं, या जो पुराने समीकरण थे जिस तरीके से बदल रहे हैं, उसके बीच चीन के साथ हमें भी अपने संबंधों को नए सिरे से समझने की जरूरत है, उसको रीसेट करने की जरूरत है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि चीन के साथ दोस्ती में हमें हमेशा सतर्क, हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ये वैसी दोस्ती है कि जहां सावधानी हटी तो समझिए कि दुर्घटना घटी। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी स्टोरी की ओर चलते हैं, और आपको यह बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी के एक फैसले ने कश्मीरी पंडितों की न्याय की उम्मीद
बढ़ा दी है, जगा दी। तो तारीख है 11 मार्च 2022। इसी दिन फिल्म कश्मीर फाइल्स भारत में रिलीज हुई। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए जो खतरनाक खूनी साजिश रची गई थी, उस पर जो बेइंतहा जुल्म ढाए गए थे, उसकी झलक पर्दे पर देखकर तब पूरा देश रोया था। कश्मीरी पंडितों के दर्द को, उनकी बेबसी को महसूस किया। लेकिन यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए बेहिसाब जुल्म और जुर्मों को अनदेखा कर दिया गया। उनके इंसाफ की लड़ाई को राजनीतिक तुष्टीकरण के सामने दरकिनार कर दिया गया। सारे केस ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। लेकिन 35 साल बाद आखिरकार वो वक्त आ गया है जिसकी दुआ हर कश्मीरी पंडित कर रहा था। एसआईए यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर में 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है और इस छापेमारी के बाद पूरा जम्मू कश्मीर जैसे चौंक उठा। खबर यह थी कि कश्मीर में 90 के दशक में हुई कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की पहली फाइल खुल चुकी। सरला भट्ट मर्डर केस की फाइल, जिन्हें 2090 में बहुत बेरहमी से मारा गया था, इस हत्याकांड ने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन की बुनियाद रख दी। कश्मीरी पंडितों को उन्हीं की जड़ों से उखाड़ने की जिहादी साजिश को एक तरीके से सामने ला दिया। सरला भट्ट हत्याकांड की जांच में अब एसआईए ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जेकेएलएफ यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें जेकेएलएफ का मुखिया और खतरनाक आतंकी यासीन मलिक का घर और उसके दूसरे ठिकाने भी शामिल हैं। यासीन मलिक अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसके साथ अभी उसने जितने लोगों पर जुल्म ढाया है, उस मामले में अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। सरला भट्ट केस में एसआईए की छापेमारी क्यों कश्मीरी पंडितों के इंसाफ की लड़ाई में एक मील का पत्थर है? कैसे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में इससे चौंकाने वाले बदलाव दिखने वाले हैं? और कैसे इसके जरिए पीएम मोदी के एक वादे ने कश्मीरी पंडितों की उम्मीद में एक नई जान फूंक दी है और घाटी में सफेद पोश बनकर बैठे पाक परस्तों को डराया है, उसकी पूरी परतें आज मैं आपके सामने खोलूंगा। लेकिन पहले सरला भट्ट मर्डर केस की फाइल खुलनी क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, वो जरा समझिए। एक बार जरा सुनिए पहले अशोक पंडित को, जो लंबे समय से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे थे, वो इस केस की फाइल के खुलने को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, कैसे एक मील का पत्थर मान रहे हैं। सुनिए जा। मैं चाहता हूं कि ये जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी रिफ्यूज कर दिया था जब कश्मीरी पंडित हम लोग ने अपील फाइल की थी कि ये सारे जो किलर्स हैं उनके अगेंस्ट इनिशिएट किए जाए इंक्वायरी, हमारे जेनोसाइड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। तो जुडिशरी ने भी केस हमारे रिजेक्ट कर दिए थे। कह के करीब बहुत पुराने केस हैं और इनको किसी सोल्यूशन कंक्लूजन पे लाना जो है वो बहुत मुश्किल है। एक रे ऑफ होप मिली हमें आज प्रेजेंट सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है। तो अशोक पंडित का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यह बताता है कि कश्मीरी पंडितों के टारगेट किलिंग की वारदात पर कैसे लीपापोती की गई, कैसे उनकी जांच को कमजोर किया गया, इस तरह भटकाया गया कि उसमें इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर रहा। सब कुछ इस हद तक बिगाड़ दिया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कातिलों के खिलाफ मुकदमा टिक ही ना पाए। और क्या यह बिना राजनीतिक सरपरस्ती और शह के संभव था? कतई नहीं। यही वजह है कि अशोक पंडित यह भी मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार फारूक अब्दुल्ला फैमिली से लेकर महबूबा मुफ्ती फैमिली तक जांच का दायरा बढ़ाए। अशोक पंडित की इसी मांग ने जम्मू कश्मीर की सियासत और वहां की क्षेत्रीय पार्टियों में खलबली मचा दी। उन्हें अंदर खाने डर सता रहा है कि सरला भट्ट मर्डर केस के साथ कहीं पूरी की पूरी कश्मीर फाइल सी मोदी सरकार ना खोल दे। उस फाइल में क्या क्या है और किसके किसके नाम हैं, कैसी कैसी घटनाएं हैं, इस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन पहले सरला भट्ट मर्डर केस के बारे में जरा जान लीजिए।
उनके साथ क्या हुआ था। कश्मीरी पंडित सरला भट्ट अनंतनाग जिले के एक छोटे से इलाके काजीबाग की रहने वाली। वो शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि SKIMS सौरा में नर्स और वहां नवजात शिशु विभाग में पोस्टेड। 14 अप्रैल 1990 27 साल की सरला भट्ट रोज की तरह अपने काम पर अस्पताल में गई। अचानक हथियारबंद दहशतगर्द अस्पताल आए और सरला भट्ट को हथियारों की नोक पर उठाकर ले गए। सरला भट्ट 5 दिनों तक लापता रही और इस दौरान आतंकी उनका गैंगरेप करते रहे। उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई और फिर कश्मीरी पंडितों के बीच आतंक फैलाने के लिए उनके शरीर को छत बिछत करके 19 अप्रैल को उनको फेंक दिया। सरला भट्ट की लाश को जिस तरीके से आतंकियों ने फेंका था उससे कश्मीरी पंडितों की रूह कांप गई। शरीर में अनगिनत छेद, कई कट लगे हुए, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और हाथ पांव दोनों बंधे हुए। कश्मीरी पंडित डरकर घाटी से पलायन करने लगे। सरला के डेड बॉडी के साथ JKLF के आतंकियों ने एक चिट भी बांध रखी जिसमें लिखा गया था, एक कश्मीरी पंडित पुलिस की इन्फॉर्मर थी, जो भी हमारे खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र किया जाएगा जो सरला भट्ट का किया गया। यह तो आतंकियों की चिट थी, लेकिन तब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो किया उसने यह जता दिया कि इस हत्याकांड का मकसद कश्मीरी पंडितों में दहशत फैलाना है और इसके पीछे शह ऊपर से, मदद ऊपर से मिल रही। सरला हत्याकांड को लेकर आधा दर्जन किताबें लिखी गई। सब में इस बात का जिक्र है कि हत्या का केस निगिन पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। सरला का बॉडी लेके जब उनके पिता शंभुनाथ थाने पहुंचे तो सरला की बॉडी का कपड़ा तक हटा दिया गया और शव उसी हाल में उन्हें दिया गया। सोचिए, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। लेकिन उससे पहले उनसे एक दरख्वास्त लिखवाई गई। सरला की हत्या किसने की, इसकी चर्चा पूरे इलाके में गूंज रही थी, लेकिन पुलिस ने जो रिकॉर्ड बनाया, जो मेंटेन किया, उसमें सब कुछ गड़बड़। इस हद तक कि सरला को किसने मारा, क्यों मारा, यह बात अदालत में कभी साबित नहीं हो पाई। नो वन किल्ड सरला। कांग्रेस की सरकारें आई गई, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, सब जम्मू कश्मीर की कुर्सी पर बैठे, नई नई सरकारें बनती रही, लेकिन सरला भट्ट मर्डर केस की जो गुनाहगार थे वो कभी पकड़े नहीं। और इसको लेकर जितनी गुहार लगाई गई, किसी ने उसे नहीं सुना। सुनते भी कैसे? घाटी में अलगाववादियों की सरपरस्ती वाली सरकार जो चल रही थी, ऐसी सरकारें चल रही थी जो आतंकियों को रहनुमा मानती थी, आतंकियों के इशारे पर काम करती थी। लेकिन पीएम मोदी के एक वचन ने इस केस की कहानी बदल दी। साल 2023 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरला भट्ट हत्याकांड की जांच नए सिरे से करने का आदेश दिया और 2 साल के अंदर जांच के तार वहां तक पहुंच गए, जिसके बाद प्रतिबंधित आतंकी संगठन JKLF से जुड़े 9 लोगों पर सीधे छापेमारी की गई। यानी अब इंसाफ उन लोगों के साथ हो रहा है जिनको 35 साल पहले कश्मीर में जिनके साथ बेइंतहा जिन पर जुल्म ढाया गया और 35 साल तक इंसाफ की गुहार को नजरअंदाज किया गया। आज सोचिए कि जिन घरों में आज छापे मारे गए उनमें JKLF के पूर्व नेता पीर नूरुल हक शाह का घर भी शामिल है। पीर नूरुल हक शाह को उनके जानने वाले एयर मार्शल के नाम से बुलाते हैं और जांचकर्ताओं का यह मानना है कि सरला भट्ट की हत्या घाटी से कश्मीरी पंडितों को निकालने की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इस कार्रवाई ने कश्मीर घाटी में राजनीतिक और सामाजिक संदेश तो दिया ही है कि आतंकवाद और टारगेट किलिंग के पुराने मामले को अब नजरअंदाज नहीं किया जाए। इसी के साथ यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और उनकी संपत्तियों को वापस दिलाने का काम भी देर सवेर शुरू होगा। इसीलिए सरला भट्ट हत्याकांड की जांच को
दूसरे मर्डर केस तक बढ़ाने की मांग तेज हो गई। अशोक पंडित ने जितने नाम गिनाए उन सब की बेहद बेरहमी से हत्या की गई। इसके पीछे मकसद था कश्मीरी पंडितों में दहशत फैलाना ताकि वो कश्मीर घाटी से भाग जाएं। इसके लिए कश्मीरी पंडितों के घर पर पोस्टर चिपकाए गए थे। घाटी की मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था, रलीब गलीब चलीब, यानी मुसलमान बन जाओ, नहीं तो घाटी छोड़ दो या तो मारे जाओ। और तुम्हारे घर की महिलाएं हमारे पास रहीं, तुम उन्हें नहीं लेकर जा सकते। इन धमकियों के बाद कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग शुरू हुई और वो किस हद तक गई थी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहां आपको गिरजा टिक्कू हत्याकांड की याद दिला दूं। सरला भट्ट के मर्डर के 2 महीने के अंदर गिरजा टिक्कू को मारा गया था। और गिरजा टिक्कू कश्मीर के बांदीपुरा में एक स्कूल टीचर थी। कश्मीरी आतंकियों की धमकी के डर से वो जम्मू चली गई थी, लेकिन उन्हें झांसा देकर कश्मीर बुलाया गया कि रुकी हुई सैलरी आपको वापस दे दें। और जब गिरजा टिक्कू बांदीपुरा आई तो उनका अपहरण कर लिया गया, उनके साथ गैंगरेप किया गया और फिर उन्हें जिंदा आरा मशीन में 2 टुकड़ों में काट दिया गया, चीर दिया गया। आप कल्पना कीजिए, जिस आरा मशीन में पेड़ों के मोटे मोटे तने काटे जाते हैं, उनकी लकड़ियों को चीरा जाता है, उस आरा मशीन में गिरजा टिक्कू को जिंदा डालकर उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। गिरजा टिक्कू ने जो झेला और उनकी जैसी सैकड़ों महिलाओं ने, हजारों महिलाओं ने जिस तरह की प्रताड़ना झेली, वो सुनकर आप सिहर जाएंगे। कश्मीरी पंडितों को धमकियां दी गई कि सबका यही हाल किया जाएगा। नतीजा यह रहा कि कश्मीरी पंडितों ने डर कर घाटी छोड़ दिया और उनकी 2 पीढ़ियों ने अपने ही देश में शरणार्थियों का जिंदगी जी। सरला भट्ट हत्याकांड की जांच में अब उन्हें नई उम्मीद दिख रही। तो क्लियर कट में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ।